चलो शुरू करते हैं। हेलो। ये बोल दोगे आप उनसे, ये बोल दोगे सब, है ना? और बस उनका नंबर मुझे, हाँ हाँ, और मेरा उनका नंबर मुझे शेयर कर देना, है ना? ओके ओके। चलो, पुराना रिवाइज किया आप लोगों ने? एक दिन मेरी क्लास नहीं थी तो जितना अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था उतना रिवीजन हो गया। आज टेस्ट है अपना, सब लोग प्रिपेयर्ड हैं? अभी बस मेरे लेक्चर के बाद टेस्ट है अपना। हेलो, मेल पे आया है क्या? अभी कुछ नहीं आया। 8030। चलिए, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने यहाँ तक ये पढ़ लिया था, एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की आगे की बातें हम लोग कर रहे थे। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट में मेजर डिफरेंस क्या था हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या होता है? एम एमसीक्यू बेस्ड भी है, केस बेस्ड भी है, डायरेक्ट थ्योरी भी है, आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आपको अपने जो भी आप ऑनलाइन हो ना, मैं आपको जैसे ही 3 बजे मैं आपको आपके ग्रुप पे एक पीडीएफ भेजूंगा, टेस्ट की पीडीएफ। आपको अपने घर पे ही उसको लिखना है, फिर उसकी पीडीएफ बना के उसको मुझे व्हाट्सएप पे देना है, मैं ऑनलाइन आपको चेक करके दे दूंगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको आंसर फ्रेम करने पड़ेंगे। और आप लोगों को तो यही कॉपी मिल जाएगी, यहीं पर आपको कॉपी मिल जाएगी, आपको यहीं पे लिखना है। जो लोग घर पे हैं वो मुझे पीडीएफ बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं वहां पे चेक करके दूंगा। और आपको तो मैं खुद ही चेक करके दे दूंगा, ठीक है? बाकी लिखने का है पूरा, एसीसीए में भी आपको लिखना है। तो यहाँ मैं आपको वर्ड में नहीं लिखवा रहा हूँ, यहाँ आपको मैं कॉपी पे लिखवा रहा हूँ। फिर अगले जो अपने थोड़े टाइम बाद जो अपन टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट वगैरह, वो अपन फिर वर्ड फाइल पे ही लेंगे। अभी अपन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है? अभी सारे लोग जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट पे मेजर डिफरेंस क्या पड़ा था। तो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल में मेजर डिफरेंस ये बता था कि जो इंटरनल होता है वो एक्चुअली हमारे परफॉर्मेंस का सुधार करने के लिए या फिर हमें सजेशन देने के लिए भी क्या होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। जैसे कि इंटरनल ऑडिटर हमारे पास आया और हमारी बैंक अकाउंट, हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज को सही कर रहा है। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ फेलियर वगैरह है, तो वो सारी चीजों को वो क्या करता था, एड्रेस करने में मदद करता था। मतलब हमारी गवर्नेंस को, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस मतलब जिस हिसाब से या जिस तरीके से हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं या फिर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं ना, उसको गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना, दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय आर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट का मतलब गवर्न करना, गवर्नमेंट मतलब चलाना। गवर्न करना मतलब कि उस चीज को आगे बढ़ाना, चलाना।
इन सबको अपन गवर्न बोलते हैं। तो गवर्नेंस को इनहेंस करना, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस को चलाना, हमारे बिजनेस की प्रोसेसेस को क्या करना, इनहेंस करना, उसकी क्वालिटी को क्या करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये सब इंटरनल ऑडिट करता था। लेकिन क्या एक्सटर्नल ऑडिट ऐसा कुछ करता था क्या? एक्सटर्नल मतलब कि एक ऑडिटर आएगा बाहर से, वो 1 हफ्ता 10 दिन में आपको ऑडिट करके चला जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कतें चल रही हैं, उसका तो बस एक ही उद्देश्य है कि जैसी दिखनी चाहिए क्या वैसी दिख रही है क्या। तो एक्सटर्नल ऑडिट में अपन हमेशा एक चीज में क्लियर रहेंगे कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे दिखने चाहिए अगर वैसे ही दिख रहे हैं तो बस खत्म कहानी, मुझे उससे ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर क्या है, इंटरनल ऑडिटर हमको रिकमेंडेशन भी देगा, वो बताएगा कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, तुम इस प्रोसेस में वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हो, तुम अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो ऐसे पास कर रहे हो, ये गलत ट्रीटमेंट है, तुमको सही पास करना चाहिए, तुमको डिस्क्लोजर सही से देने चाहिए, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, वो हमारे वेल विशर की तरह हमको चीजें बताएगा। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं क्या, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो खत्म बात, अगर नहीं दे रहे हैं तो अपनी रिपोर्ट में मैं क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन कर दूंगा। क्या इतना क्लियर हुआ क्या? पक्का यहां तक सबको क्लियर था? मोहित, फरीन, स्वाति, यहां तक क्लियर था आपको? यहां तक कोई दिक्कत थी क्या? जो मैंने पिछली बार भी बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, क्या ये क्लियर है? तीनों लोगों कहाँ चले गए आप लोग? क्लियर है, चलो। फरीन, मोहित, मोहित को भी क्लियर है, ठीक है, चलो सबको क्लियर है, स्वाति को भी क्लियर है। अब एक्सटर्नल ऑडिट में मैंने आपको एक आईएसए से इंट्रोड्यूस कराया था। आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। मैंने बताया था कि ये गाइडलाइंस वगैरह है। आईएसए 200 जिसका नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमको क्या बता रहा था? सर स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले ये बता दो कि स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो जो स्टैंडर्ड है ना, आईएसए का मतलब क्या होता है, गाइडलाइन से कुल मिला के। आईएसए का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये गाइडलाइंस है यार, हर चीज की गाइडलाइंस होती है ना। जैसे कि अगर मैं मैगी का पैकेट भी लेकर के आता हूं तो वो मैगी के पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है ना कि पहले पानी में ऐसे उबालें, जो अपन वो फॉलो करते ही नहीं है। मैगी ऐसी एक ऐसी चीज है जो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं और सबको लगता है हमसे बेस्ट कोई बनाता ही नहीं होगा। उसको कुछ भी, उसमें कुछ भी डाल देते हैं, कोई भी मसाला डाल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर चीज में क्या है, गाइडलाइंस लिखी होती है। कि जैसे कोई पर्टिकुलर मशीन को चलाना है या फिर किसी किसी पर्टिकुलर, मान लो प्लेन उड़ाना है, तो प्लेन उड़ाने के लिए भी प्रॉपर आपको क्या है, बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको प्लेन कैसे उड़ाना है, पायलट्स को हर चीज की गाइडलाइन दी जाती है। अगर आप एक टेररिस्ट भी हो तो टेररिस्ट को भी गाइडलाइन दी जाती है कि ऐसे करना, ऐसे बंदूक कर रखना। कहने का मतलब क्या है कि आप बुरा काम करो चाहे अच्छा काम करो, गाइडलाइन तो हर जगह दी जा सकती है। तो सेम जब आप एक ऑडिटर हो ना, ऑडिटर, एक ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो भाई ऑडिटर साहब आप ये गाइडलाइंस को फॉलो करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मैं जा रहा था ऑडिट करने के लिए, उन लोगों ने गेट पे मुझे रोक दिया और बोला क्या कि रुको ये किताबें पकड़ो। मैंने बोला अरे इतनी सारी किताबें क्या है, अब इन किताबों को पढ़ो, इन किताबों को पढ़ करके तुम ऑडिट करने आओ, पहले ज्ञान लेकर के आओ कि ऑडिट करते कैसे हैं। जैसे मैं डायरेक्टली पानी में कूद रहा था तो आपने मुझे रोक दिया कि अरे सर क्या कर रहे हो, पहले स्विमिंग सीखो, पहले धीरे धीरे शैलो वाटर में स्विमिंग करो, उसके बाद फिर आप सीख जाओ जब आप गहरे पानी में जाना। तो वैसे ऑडिटर को क्या बोल रहे हैं, पहले ऑडिट को सीख करके आओ। और सीखोगे कैसे? सीखना मतलब के आईएसए का ज्ञान ले लो। आईएसए मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ज्ञान ले लो। जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लोगे तो आपको क्या है पता है, ऑडिट करने के लिए एक गाइडलाइन मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगा, तब जाकर के आप ऑडिट कर पाओगे। अगर आपने आईएसए को फॉलो नहीं किया तो ऑडिट भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? बस तो इसको अपन आईएसए बोलते हैं। अब मैं थोड़ा पहले ना आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आईएसए में अपने को पढ़ना क्या होता है, तो आपको पूरे कोर्स का मैं बताऊं। अगर मैं आईएसए बता रहा हूं तो आप समझ लो मैं पूरे कोर्स का ही डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि पूरा जो कोर्स है ना वो आईएसए के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जैसे आईएसए
में आपको अलग अलग सीरीज दी हुई है। जैसे वेब सीरीज होती है ना, तो ऐसा होता है ना कि पंचायत सीजन 1 के कितने एपिसोड है, 8 एपिसोड है, फिर अगले सीजन के 9 एपिसोड है, तो अलग अलग एपिसोड होते हैं ना सीरीज के। वैसे ही हमारी जो आईएसए की जो वेब सीरीज है, उस आईएसए की वेब सीरीज का पहला सीरीज है 200 सीरीज, जिसके सामने अपन ऐसे लिखते हैं आईएसए, आईएसए 200 सीरीज। आईएसए, ये दिख नहीं रहा है क्या? इधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो आईएसए है ना, अब दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ, ये जो आईएसए है इसकी अलग अलग ना सीरीज चलती है। तो इस सीरीज में पहली सीरीज है ISA 200। सर 100 नहीं है क्या? नहीं, उनकी मर्जी नहीं, उन्होंने 100 कुछ बनाया ही नहीं, सीधे 200 से स्टार्ट किया। फिर 200 के बाद 300 भी है, 400 भी है, 500 भी है, 600 भी है, 700 भी है और 800 भी है। इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो इतने सारे कैसे पढ़ेंगे? तो जो भी मैं आपको ये बताते जाता हूँ ना, ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही बनाता हूँ। जैसे कि ISA 200 में पता है नॉर्मल बेसिक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, समझना। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हमने पढ़ा रीजनेबल एश्योरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होता है, ये सब अपन ने 200 में पढ़ा। फिर अपन 210, जो मैंने बेसिक में 210 का जिक्र भी किया था, ये अग्रीमेंट के बारे में बात करता है कि अगर आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हो तो अग्रीमेंट कर लेना। फिर 220 जो है वो ये बोल रहा है कि ऑडिट कर रहे हो तो क्वालिटी मेंटेन कर लेना, क्योंकि आप पे ना भरोसा किया जाता है। तो जब भरोसा किया जाता है तो आपको आपके काम को क्वालिटी के साथ करना पड़ेगा। फिर ऐसे 230 बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन कर लेना। 240 अगर आपको फ्रॉड वगैरह मिल जाए तो फ्रॉड कैसे आप डिटरमाइन करोगे? आप बोलोगे सर हमारी फीस वापस करो, इतना सारा पढ़ना है तो हमको आईसीसीआई नहीं करना। ऐसा नहीं है, वो देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो जब मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने ना, अगर मानस याद हो तो 240, 230, 220 का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रखा है। तो ये आईएसए सिंपल है, बस ये बहुत सारे हैं तो देखने में बल्क में लगते हैं, बाकी आसान है। और ये आईएसए आपस में लिंकेज भी रखते हैं। जैसे 250 भी एक है जो पता है क्या बात करता है, लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करो। मतलब अगर एंटिटी ने लॉ एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया तो फिर ऑडिटर को वो भी रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर ऐसे 260 बात करता है कि आपका जो एक TCWG कुछ होता है, बताऊंगा क्या होता है, ये आपका सीनियर मैनेजमेंट होता है, तो आपको इससे डिस्कशन वगैरह करनी पड़ती है। फिर एक 265 होता है जो आपको डिफिशियंसी वगैरह कम्युनिकेट करने को बोलता है। 299 अगर कोई जॉइंट ऑडिट वगैरह होता है। तो मैं पता क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे ना सीरीज बांटी हुई है, ये आईएसए की सीरीज है। आप सीरीज मतलब क्या, 200 कुछ अलग गाइडलाइंस देगा। जैसे होता है ना कि जैसे आपको अपना करियर चूज करना था, तो जैसे हर एक रिश्तेदार आकर के ज्ञान देता है ना, अरे तू तो एक काम कर, तू तो बिजनेस में चले जा, कोई बोलेगा अरे तुम तो डॉक्टर बन जाओ, तुम तो बायोलॉजी ले लो, कोई बोलेगा तुम इंजीनियर बन जाओ। तो ऐसे ही ना ये सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं। 200 कुछ अलग गाइडलाइंस दे रहा है। फिर एक मौसी बोलती है कि तुमको तो शादी कर लेनी चाहिए, 210 कुछ और बोल रहा है, 220 कुछ और बोल रहा है। ये सारे लोग ना अपने को गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं, और ये सारे आईएसए का हमको ज्ञान होना जरूरी है। ये सारे आईएसए का अपने को अच्छे से पता होना जरूरी है कि 250 क्या बोलता है, 299 क्या बोलता है। अब जैसे 500 है तो 500 में 500 जो है वो बात करता है ऑडिट एविडेंस के बारे में, कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। फिर 505 क्या बोलता है कि एंटिटी पे विश्वास मत करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब कि आप सामने वाले से क्या कर लो, कंफर्मेशन ले लो क्रेडिटर से, कि उसको इतना पैसा लेना है या नहीं लेना है। तो ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, अलग अलग सीरीज में अलग अलग स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ बात करते हैं। कि आपको बेसिक समझ में आया क्या कि आईएसए? आप ऐसे घबराना मत कि इतने सारे आईएसए कैसे याद रखेंगे, वो जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं कैसे करवाता हूँ, क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व करते करते सबका लिंकेज पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, वो दिखने में बहुत ज्यादा है। यहां तक बेसिक क्लियर हुआ, आईएसए का पर्पस क्लियर हुआ, क्या बता रहे हैं वो? आपको कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट है क्या? कह रहे सर ये क्या समझ में नहीं आया। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि आईएसए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। आईएसए आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे ऑडिट करना है। ये सारा अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले स्वाति, मोहित, फरहीन
ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि आईएसए कैसे काम करते हैं? जब भी अपनी क्लास में आईएसए का जिक्र होगा तो आप क्या बोलोगे? ये गाइडलाइंस हैं, ये मुझे प्रोसीजरल गाइडलाइंस बताई गई हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर अपन ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों आईएसए 200। आईएसए 200 बात कर रहा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द आईएसए। मतलब 200 जनरल जनरल बातें कर रहा है। 200 हमको क्या बोल रहा है पता है? कि आपको क्या करना है, आईएसए को कंप्लाई करना है, और आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं कि एक ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? कौन सी अश्योरेंस देना है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? रीजनेबल अश्योरेंस। तो वो यही बता रहा है कि आपको कैसी अश्योरेंस देना है? रीजनेबल अश्योरेंस देना है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा उद्देश्य है कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस देना है। इसी को अलग भाषा में उन लोगों ने क्या लिख दिया? उन्होंने बोला कि हम एनहेंस करेंगे। क्या एनहेंस करेंगे? एनहेंस करेंगे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। इनहेंस करेंगे डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को इनहेंस करने का मतलब क्या होता है? कि हम सामने वाले का एक भरोसा मतलब भरोसा हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि हम पे भरोसा करो। हम तुम्हारा कॉन्फिडेंस इनहेंस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देंगे पता है? ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे। ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे फ्री होंगे? किससे फ्री होंगे? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सामने वाले के कॉन्फिडेंस को इनहेंस करना, कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप चिंता मत करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, और ये कॉन्फिडेंस को इनहेंस करने का ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और यही मेरा आईएसए 200 बता रहा है। देखो आगे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को इनहेंस करना, और साथ ही साथ ट्रू एंड फेयर व्यू देना, और ये बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हमने क्या बोला? कि एफआरएफ जो है वो कंट्री टू कंट्री क्या करता है? वेरी करता है। तो ये बात तो सही है, हर कंट्री के अपने क्या होते हैं? अलग रूल्स होते हैं अकाउंट्स बनाने के। कोई कंट्री अलग रूल फॉलो करती है, कोई कंट्री अलग रूल फॉलो करती है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि सबको ना आप एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बना करके दो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आईएफआरएस बोलते हैं। जो आप एसीसीए में पढ़ रहे हो, जो अंकित सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में क्या है पता है? आईएफआरएस है। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, मतलब पूरी दुनिया में अकाउंट्स कैसे बनते हैं, वो आईएफआरएस बताता है। अब एक कमाल की बात बताता हूं आपको, जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी कि ये वाला कोर्स एक सबसे बढ़िया बात क्या प्रोवाइड करता है। देखो ये बिल्कुल ऐसा है ना कि जो भी आपका ये आईएफआरएस है ना, समझना मेरी बात को, ये आपका आईएफआरएस है अकाउंट्स में, जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आईएसए है, ये सब ना सेंटर में है, और सारी कंट्रीज पता है इसको फॉलो करती है। आप समझ रहे हो? इससे ये है ना, ये सन है, सन, कि सन के सारे चक्कर काटते हैं, कोई सन किसी और के चक्कर नहीं काटता ना, वैसे ये आईएफआरएस और आईएसए है ना, इनके चक्कर सब काटते हैं दोस्तों, इनके चक्कर सब काटते हैं। अल्टीमेटली जैसे इंडिया है ना, इंडिया को अगर अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, कभी नाम सुना होगा तो, इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग, इंड एज बोलते हैं उसको, इंड एज बोलते हैं। इंडिया में आईएसए नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग चलता है, जो हमने पढ़ रखा है। मैंने सीए किया ना, तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ा हुआ है, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा हुआ है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये तो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है ना, ये तो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है। अब मान लो फ्रांस को अगर कुछ बनाना है, तो फ्रांस अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा, उसके अलग, फ्रांस के एफएसए कर देगा उसको, फ्रांस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब चलते हैं, बता रहा हूं ना मैं, जैसे कि इसको सारे लोग फॉलो करते हैं, मतलब ये किसी को फॉलो नहीं करेगा, पूरी दुनिया के लिए, मतलब दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबको आईएफआरएस और आईएसए दिए गए हैं। और बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इधर मान लो अपना जापान वगैरह है, तो ये जापान वगैरह है, इधर मान लो अपना चाइना वगैरह है, तो ये लोग पता क्या करते हैं? ये सब लोग आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, और ये पता क्या करते हैं? अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि
मुझे किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दूंगा, उसमें टेबल वगैरह ऐड करके बोल दूंगा ये कंटेंट मेरा है। तो सेम ये सारे देश पता है क्या करते हैं, आईएफआरएस को कॉपी करते हैं और अपने अपने स्टैंडर्ड्स का नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यूके बनाता है, वही एक्चुअल में ये सारा काम कहाँ होता है पता है, यूके, और एसीसीए यूके का ही कर रहे हो आप। तो सर मजा आ गया, मतलब हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। हाँ इसीलिए तो हम बोलते हैं 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेस और 80 प्लस कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटी। अपन पागल थोड़ी हैं कि इस कोर्स को कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये कोर्स आपको पूरे दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए क्या दे देता है, एक दरवाजा दे देता है। तो सर आप क्यों नहीं कर लेते, मैं भी करूंगा, 2 साल बाद करूंगा। मैं सीए कर करके बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका हूँ एक्चुअली। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, नहीं तो मैं भी करने वाला हूँ ये वाला कोर्स, क्योंकि सही में कितना सही है यार। आपको पूरे दुनिया में रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, क्योंकि आप आईएफआरएस पढ़ रहे हो, आप आईएसए पढ़ रहे हो। अब आप बोलोगे क्यों, जैसे मानस ने बोला कि सब इसी को फॉलो करते हैं, फॉलो तो करते हैं, लेकिन होता है ना कि यार किसी को कॉपी करना होता है तो ऊपर का कवर बदल देता है, बाकी चीज सेम रहती है, तो ऐसे करते हैं। जैसे इंडिया है ना, अपन लोगों ने भी पूरा कॉपी कर रखा है। आपको पता है जो मैंने पढ़ रखा है ना, वो सब आईएफआरएस आईएसएस ये आईएसएस से ही इंस्पायर्ड है। जैसे इंडिया में बना दिए ऐसे, आप समझना मजे की बात। तो पता है आईएसए 200 है ना, उसको कर दिया ऐसे 200 बस। जैसे आईएसए 210 है ना, तो यहाँ ऐसे 210 कर दिया, मतलब एज इट इज पूरा कॉपी मार दिया अपन ने। जो अपन सीए में पढ़ते हैं ना वो एज इट इज आईएसए में भी है। आप बोलोगे पूरा सेम है क्या, थोड़ा थोड़ा इंडिया के हिसाब से चेंज कर दिया। जैसे क्या होता है कंट्री टू कंट्री कुछ कुछ तो क्या होता है डिफरेंट होता है ना, तो अपन ने पूरा पूरा तो सेम नहीं किया, कुछ कुछ पॉइंटर्स को अलग कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो यूके में कोई अलग तरीके के ट्रांजेक्शन चलते हैं जो इंडिया में नहीं चलते। मान लो यूके में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन चलते हैं जिसकी अकाउंटिंग यूके में ही करना जरूरी है, इंडिया में जरूरी नहीं है, तो क्यों लिखना हमारे। तो इस ऐसे क्या हो रखा है कि ऑडिटिंग करने के लिए जो चीजें हमारी कंट्री में एप्लीकेबल ही नहीं है या हमारे लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल ही नहीं है, हमने वो थोड़ा थोड़ा हटा दिया, और बाकी समझ लो 90% से ज्यादा हमने किसका कॉपी कर लिया, आईएसए का कॉपी कर लिया। वैसे ही अगर मैं बात करूं ना आईएफआरएस की, तो जो आप लोग आईएफआरएस पढ़ रहे हो ना वो ओरिजिनल है। हमको जो सीए में पढ़ाया गया ना, वो पता क्या पढ़ाया गया, इंडेस। तो इंडेस में पता है क्या बोला गया है, इंडेस की बुक में पहले पेज में ही ऐसा लिखा हुआ है कि इंडेस किससे इंस्पायर्ड है, आईएफआरएस से इंस्पायर्ड है। बस हमने क्या किया, जो जो भी चीज हमारे देश में नहीं चलती ना, उसको हमने कार्व आउट कर दिया, और जो आईएफआरएस में नहीं था उसको कार्व इन कर दिया हमारे इंडेस के हिसाब से। कार्व आउट कार्व इन क्या होता है, जो चीजें हमारी कंट्री में होनी चाहिए थी, जो उनके आईएफआरएस में नहीं लगी, वो हमने नहीं इंट लिख दी, और जो उनके हिसाब से चलती थी हमारी इंडिया में काम का ही नहीं है। अरे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो सेल चल रही है, ये संचिता जो है, सारी लड़कियां जो सेल के मामले में तो पागल ही हो जाती है। तो अपन ने मान लो, अपन ने स्वाति, फरीन और संचिता ये तीनों आई अपनी सेल में, और मेरी सेल ना एकदम जो है, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है मान लो, तो इन्होंने बोला कि अरे भैया ये मैं लूंगी, ये मैं लूंगी। मैंने बोला एक काम करो कि इतना बड़ा लॉट है, आप एक साथ 5,000 रुपये ले लो और सब कुछ लेकर के चले जाओ, ये जितने भी कपड़े वगैरह सब लेकर के चले जाओ, आपस में बांट लेना। तो इनको मजा आ गया, इन्होंने 5,000 रुपये दिए और पूरा पूरा लॉट जो है अपने घर में चली गई। अब ये तीनों क्या कर रही हैं, छाट रही हैं, अच्छा ये अपने काम का है, ये तेरे काम का है, ये किसी का काम नहीं, इसको फेंक दो। ये क्या कर रहे हैं, उस लॉट में से अपने अपने काम की चीजें निकाल रहे हैं। जैसे ये वाला टॉप पसंद है लेकिन ये तो आउट ऑफ फैशन है, इसको फेंक दो। तो अब ये क्या किया उन्होंने, ये अल्टीमेटली जो जो भी उनके काम का था वो सब रख लिया कि ये मैं रखूंगी, ये तू रखना है, तू रखना, और बाकी जो काम का नहीं था वो फेंक दिया। बस यही तो अपन भी कर रहे हैं कि आईएफआरएस पूरा उठाया, आईएसए पूरा उठाया, और इंडिया में जो जो काम का था उसको रख लिया, जो काम का नहीं था उसको हटा दिया, और जो एक्स्ट्रा कुछ और अपने को ऐड करना था वो ऐड करके अपने खुद का बना दिया। बस अब आया क्या समझ में। तो आईएफआरएस आईएसए मतलब हमने क्या पढ़ रखा है, डुप्लीकेट, आप क्या पढ़ रहे हो, ओरिजिनल, और हम आपके माध्यम से हम भी ओरिजिनल पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल है ना, आईएफआरएस और आईएसए ओरिजिनल है। जो हमारे इंडिया में एसए और इंडेस जो है ना, वो सब इन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो इसीलिए बोला जाता है कि 180 प्लस कंट्रीज में आपको एक्सेस इसलिए मिलेगा, आप डायरेक्टली पूरे दुनिया का ग्लोबल, इसीलिए तो ग्लोबल बोल रहे हैं, कुछ भी मजाक थोड़ी कर रहे थे आपसे, इसीलिए ग्लोबल कोर्स है, इसीलिए ये पूरे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि आप कहीं और भी चले जाओगे तो आईएफआरएस का ज्ञान लेके जाओगे, आईएसए का ज्ञान लेके जाओगे, तो कोई भी कंपनी आपको बाहर भी अच्छी पैकेजेस में उठा लेगी। अब आया क्या समझ में दोस्तों।
बहुत बढ़िया, यही मुझे आपको समझाना था। अब अपन पढ़ते हैं आगे का। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये बात समझ में आई क्या? हर कंट्री में अपना अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चलेगा। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, मतलब हम आईएसए वाले ये अज्यूम करके चलते हैं कि आपने आईएफआरएस को फॉलो किया होगा और आईएफआरएस के हिसाब से ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, आईएसए पढ़ रहे हैं, तो आईएसए ये प्री अज्यूम करके चलता है कि तुमने आईएफआरएस को ही फॉलो किया होगा। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में हो तो फिर उस कंट्री का आईएफआरएस, उस कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, हमारी कंट्री का मत करो। लेकिन हम तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने आईएफआरएस फॉलो किया होगा। ये आया क्या समझ में? उसके बाद सेकंड वाला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एग्जामिनेबल फॉर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है, आर दोज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अप्लाइड नॉलेज लेवल। ये तो नहीं फालतू की बात है, ये तो इतना ही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया गया था, तो जो आपको अंकित सर ने अभी तक पढ़ाया है ना, वो आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिक्सचर पढ़ा है, ये तो छोड़ो। ट्रू एंड फेयर व्यू पे आते हैं। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, मानस बताओ। ट्रू एंड फेयर व्यू वैसे ही हो रहा है, तो सर ये तो पहले ही पढ़ा दिया, मैंने बोला ना आधा चीजें पहले ही पढ़ा रखी है। देखो ट्रू में क्या है, ट्रू का मतलब है फैक्चुअली करेक्ट। जैसे कि यार, जैसे कि मानस जो है, मानस जो है उसने ब्लैक पहन रखा है, ठीक है, ब्लैक पहन रखा है, अपन सबको लग रहा है ब्लैक पहन रखा है। मानस बोल रही है ब्लैक थोड़ी, ये तो रेड है। तो हम बोलेंगे भाई फैक्चुअली दिख रहा है तूने ब्लैक ही पहन रखा है। बोले नहीं, मैं तो इसको रेड ही बोलता हूं। भाई ऐसा थोड़ी होता है, तुम पूरी दुनिया उस पर्टिकुलर कलर को ब्लैक बोलती है, तुम अकेले शुरू हो जाओ कि रेड है, तो तुम्हारे रेड बोलने से रेड थोड़ी हो जाएगा, फैक्चुअली तो वो ब्लैक ही है ना। सिमिलरली एंटिटी कुछ भी बोले, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखने चाहिए, तो यहां पर क्या लिखा है, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन विच कंफर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन। मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देता हूं, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रू एंड फेयर का मतलब यह है कि एक डेटर था, मेरी बात ध्यान से समझना, एक डेटर था, डेटर मतलब हमको उससे पैसे लेने थे। डेटर था 10 लाख रुपीस का, डेटर था 10 लाख रुपीस का। लेकिन क्या हुआ कि इस डेटर का हमको पता चल गया कि भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया है। इंसॉल्वेंट मतलब समझ में आता है, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब इसकी एस्टेट से आधी कीमत ही हम वसूल कर पाएंगे, मतलब 10 लाख की जगह हम कितना वसूल कर पाएंगे, सिर्फ 5 लाख वसूल कर पाएंगे, बाकी का 5 लाख डूब चुका है। अब एक बात बताओ, ये डेटर मुझे मेरी बैलेंस शीट में 10 लाख का दिखाना चाहिए कि 5 लाख का दिखाना चाहिए? 5 लाख का दिखाना चाहिए। तो भाई साहब आप अगर डेटर को असेट की साइड में अभी भी 10 लाख का दिखा रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू नहीं बने हैं, गलत बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू का मतलब है सही पिक्चर दिखाओ ना। जैसे मैंने एक और वही एग्जांपल लिया था, जैसे एक फैक्ट्री है, उस पूरी फैक्ट्री को अपन अपने असेट में दिखा रहे हैं, 10 करोड़ की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कल ही आग लगी है और अब वो पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो गई है, वो 10 करोड़ की नहीं बची। अब उसका भंगार वंगार जब मैं अगर उसको बेचूंगा ना, तो वो मुश्किल से 1 करोड़ रुपया आएगा, वो भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे मेरी बैलेंस शीट में 10 करोड़ दिखाने चाहिए कि 1 करोड़ दिखाने चाहिए? 1 करोड़ दिखाने चाहिए। तो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी जो फैक्ट्री है वो आपके असेट साइड में कितनी जानी चाहिए, 1 करोड़ रुपए। अब आप बिना बात के अगर उसको 10 करोड़ दिखाओगे तो मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं दे रहे हैं, ट्रू। ट्रू का मतलब सही, सही पिक्चर नहीं दे रहे हैं ना। जैसे कि ऐसा अपने साथ पढ़ाई में होता है कि जैसे हमको इस मंथ के एंड तक मान लो 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए थे, ये मैंने आपको टारगेट दिया था, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी और 5 की जगह आपके 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो पाए हैं। तो ऐसा होता है ना, रियलिटी चेक इसको बोलते हैं, रियलिटी चेक। कि मैं आप लोगों को डांट रहा हूं, मान लो कि देखो आपका रियलिटी चेक, मैंने आपको बोला था 10 चैप्टर कंप्लीट करने का, लेकिन आपने 2 ही चैप्टर कंप्लीट करे। देखो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू, देखो आपका रियलिटी चेक, आप कैसे एग्जाम पास करोगे? तो मैंने ये क्या दिया आपको, रियलिटी चेक, ट्रू एंड फेयर व्यू। वैसे ही जब एंटिटी अपने असेट साइड में चीजें दिखाएगी तो वो ट्रू एंड फेयर दिखानी चाहिए। ट्रू मतलब सही, फेयर मतलब वाजिब। अब वाजिब का मतलब क्या है, फेयर ये समझ लो। मैंने ना आपको कुछ ऐसा बताया था, अंकित सर भी आपको बताएंगे, कि जैसे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में कोई लैंड है मान लो, वो लैंड जब अपन ने खरीदी थी ना, वो 20 लाख रुपए की ही खरीदी थी।
लेकिन जमीन के भाव इतने बढ़ रहे हैं कि आज जो लैंड है वो 20 लाख से बढ़ करके 5 करोड़ की हो गई है सीधे। तो मुझे एक बात बताओ, मेरी बैलेंस शीट में वो 20 लाख आना चाहिए कि 5 करोड़ आना चाहिए? 5 करोड़ आना चाहिए, क्योंकि जो सही वैल्यू वही आना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपने वैल्यू किया कैसे, ये भी तो बताओ। जैसे मैंने बोला कि ठीक है 20 लाख आपने खरीदी थी, 5 करोड़ की वैल्यू है, तो कैसे आई बताओ तो सही। तो फिर आपको बोलना चाहिए कि अरे सर हमने ऐसे वैसे खुद से वैल्यू नहीं करी है, हमने एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हायर किया था, उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर से हमने पूरी रिपोर्ट बनवाई है, वो रिपोर्ट के माध्यम से हमने 5 करोड़ लिखे हैं। मतलब सही, वाजिब, फेयर चीज लिखो। फेयर होता है ना, फेयर का मतलब जैसे अपन सब्जी खरीदने गए मम्मी के साथ, तो मम्मी को बोला कि 100 रुपए किलो टमाटर है, तो मम्मी क्या बोलती है, अरे ठीक ठीक लगाओ ना, 70 रुपए तो वही मिल रहे हैं भैया, तो भैया 80 में दे देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सही सही लगाओ। सही सही लगाओ मतलब फेयर। जैसे कुछ लोगों की फेंकने की आदत होती है ना, जैसे मानस जो है वो इतनी ही दूर से कूदा था, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अरे भाई 2 बिल्डिंग कूद गया मैं तो। मतलब वो क्या कर रहा है, लंबी लंबी फेंक रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, लंबी लंबी मत फेंको, अल्टीमेटली फेयर वाजिब बात करो ना, है जो चीज तुम कर ही नहीं सकते। अब वो मानस ने क्या बोला कि 100 मीटर जो रेस है वो मैं ना ये 5 सेकंड में भाग गया, वो जो भी है। तो बोले भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 7 सेकंड का है, तो इतनी जल्दी कैसे भाग गया? मतलब अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो सेम बैलेंस शीट में आपको फेंकना नहीं है, बैलेंस शीट में सही और वाजिब चीज लिखनी है। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे ये लैंड है, ये वैल्यू सामने वाले रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने 4 करोड़ की करी थी, तो फिर आपको 4 करोड़ लिखना चाहिए। आप अगर 5 करोड़ लिख रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, आप फेयरली उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप जानबूझ करके ज्यादा बता रहे हो। तो क्लियर हुआ क्या ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके बिजनेस की ट्रू पिक्चर दिखनी चाहिए। एक और एग्जांपल, सर कितने एग्जांपल दोगे? पूरा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि गोइंग कंसर्न है, मतलब आप बर्बाद होने वाले हो, मतलब आपका बिजनेस जो है बर्बाद होने वाला है। तो भाई अगर आपका बिजनेस बर्बाद होने वाला है, तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें आप क्या दिखा रहे हो कि भाई इतना रिसीवेबल, इतना पेएबल, साफ साफ दिखाओ ना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हालत खराब है। प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, प्रॉपर डिस्क्लोजर दो कि भाई हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, या फिर हम जो है हमारे डेटर्स का पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ। अब पढ़ो, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन जो कंफर्म करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखना चाहिए आप वैसे ही अपने अमाउंट को दिखा रहे हो, और रेलेवेंट लेजिस्लेशन के हिसाब से। कुल मिला के जो आप पे लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, जो भी आप पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं ना, आप उसके हिसाब से ही अकाउंटिंग कर रहे हो, पहला। दूसरा, क्लियर इम्पार्शियल, क्लियर मतलब सही सही, इम्पार्शियल मतलब भेदभाव मत करो, और अनबायस्ड, ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ करके आपकी लैंड जो है वो 4 करोड़ की 5 करोड़ वैल्यू कर दी। तो आप ऐसे भेदभाव मत करो, आप ऐसे पार्शियलिटी मत करो, आप अनक्लियर इंफॉर्मेशन मत दो। आप सब कुछ क्लियर क्लियर इंफॉर्मेशन दो जो रिफ्लेक्ट करती है कमर्शियल सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जैसे कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मानस जो है, मानस कंपनी का डायरेक्टर है, और मानस कंपनी का डायरेक्टर है, उसकी वाइफ ने एक पेंटिंग बनाई थी, और वो हमने कितने खरीद ली, 2 करोड़ की खरीद ली। बाद में पता चला कि वो जो पेंटिंग है वो तो मजनू भाई से भी खराब पेंटिंग है। मतलब क्या 2 करोड़ की उसकी वैल्यू थी क्या? नहीं। मानस जो है वो ऐसा दिखा रहा था कि कंपनी ने मेरी वाइफ से 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी है, वो तो गलत ट्रांजेक्शन था, क्योंकि पेंटिंग 2 करोड़ की कब से होने लग गई। अब तुम तो कुछ भी मास्टरपीस बोलोगे तो अकाउंटिंग इसको नहीं मानेगा, अकाउंटिंग बोलेगा नहीं भाई, ये वाइफ से पेंटिंग का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तुमने लोन ले रखा है एंटिटी से, तो लोन की एंट्री करो ना चुपचाप। फिर से बोलूं क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जनरली ना लोग ट्रांजेक्शन को घुमाने की कोशिश करते हैं। कैसे घुमाते हैं? मानस जो है वो हमारी कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर मतलब एक एक अच्छी खासी पोजीशन पे बैठा है, एक बड़ा सा मैनेजर है, ठीक है। मानस को हमसे पैसा चाहिए था, तो मानस ने पता है क्या किया, डायरेक्ट अपने आप को लोन दिखाने के बजाय उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को क्या बोला कि हमने उसकी वाइफ से पेंटिंग खरीदी है, आर्ट वर्क। ये तो गलत है ना, कि कोई भी पेंटिंग 2 करोड़ से ऊपर आप कैसे खरीद रहे हो? मतलब अल्टीमेटली उसकी वाइफ कोई आर्टिस्ट है क्या कि आपने इतनी पेंटिंग खरीद ली? मतलब अल्टीमेटली आप उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को घुमाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रांजेक्शन क्या था? डायरेक्टर ने लोन लिया है, तो भाई लोन टू डायरेक्टर की एंट्री होनी चाहिए ना, कि हमने हमारे डायरेक्टर को लोन लिया, लोन दिया है, लोन टू डायरेक्टर। लेकिन हमको लोन टू डायरेक्टर नहीं बताना था, तो हमने कुछ भी ट्रांजेक्शन घुमा दिया।
तो ये तो गलत किया ना कि वाइफ ने जो है पेंटिंग बेची है, कल को आप कुछ भी बता दोगे, तो ये बात गलत है। आपको लोन टू डायरेक्टर लिखा दिखाना था। इसी को अपन बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है कि भाई इधर उधर की चीजें मत बोलो, आप डायरेक्टली पॉइंट पे आओ, सब्सटेंस पे आओ, कि आप घुमा तो कुछ भी सकते हो। जैसे होता है ना कि पर्दे के आगे तो कुछ और ही है, लेकिन पर्दा जब आप फास्ट करते हो पता चला कि कातिल कोई और ही था। जो क्राइम पेट्रोल में होता है ना, कि अब हम वो ऑटो वाले पे शक करते रहते हैं, करते रहते कातिल उसके पिताजी ही निकलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ट्रू मतलब कुल मिला के मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस पे जाओ। सब्सटेंस मतलब कि सही सही ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है। तो आप ये ट्रांजैक्शन को घुमाने की कोशिश मत करो कि वाइफ ने पेंटिंग बेची, नहीं, वाइफ ने पेंटिंग नहीं बेची है, आपने लोन टू डायरेक्टर लिया हुआ है, तो लोन टू डायरेक्टर ही दिखाओ ना। इसको बोलते हैं कमर्शियल सब्सटेंस, कि जैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो वैसा वैसा ट्रांजैक्शन ही आपको दिखाना पड़ेगा। क्या भारी हो गया क्या लेक्चर ट्रू एंड फेयर व्यू से? मानस क्लियर हुआ, संचिता क्लियर है, स्वाति, फरीन, मोहित, अब ट्रू एंड फेयर व्यू पक्का क्लियर है? सही सही बताओ, वाजिब बताओ, जैसा ट्रांजैक्शन है वैसा ही बताओ। मैंने इस पे इतना टाइम इसीलिए दिया क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। आया क्या? क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों। और सर ये नीचे का जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है, ये तो आपने कितनी बारी बता दिया, एक बार रीड करो तो। ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल अश्योरेंस। अच्छा, रीजनेबल अश्योरेंस मतलब वो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, मतलब मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा। किसको लेकर के? अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या था? मिस स्टेटमेंट मतलब था गलतियां, मटेरियल मतलब क्या था? इंपॉर्टेंट गलतियां। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी मिस्टेक्स नहीं है फ्रॉड और एरर की वजह से। हमको ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट के माध्यम से सब कुछ क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ये सब माइनस पढ़ चुके हैं क्या? पक्का बताना है ना। तो बस ये का यही आपके पूरे मटेरियल में लिखा हुआ है। जो अपन ने बेसिक में पढ़ा वही आपके एसीसीए के मटेरियल में है। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोलेगा सर पहले क्यों टाइम पास करा है, वही वही है, वही पढ़ाया, इसीलिए अभी आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो भाई लोगों, कोई भी आपसे नींद में भी उठा करके अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, तो आप ये बताओगे। देखो, सबसे पहले बोलोगे रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज को लेकर के रीजनेबल एश्योरेंस? की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं भैया? फ्री है। फ्री किससे हैं भाई? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एस पर एस पर किसके एस पर? एएफआरएफ के हिसाब से बने हैं। और साथ ही साथ मुझे एक ओपिनियन देनी है। ओपिनियन क्या देनी है भाई? ओपिनियन देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। और भाई ये सब करूंगा तो ऐसे बोल बोल के अच्छा थोड़ी लगेगा, एक रिटर्न रिपोर्ट दूंगा। वो रिटर्न रिपोर्ट को ही मैं क्या बोलता हूं? ऑडिटर की रिपोर्ट। क्लियर हुआ क्या? बस यही था ऑडिट के मतलब ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव, ये अपन ने पढ़ा। अब उसके बाद यहां से पढ़ते हैं कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्यों है एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत? देखो, शेयर होल्डर जो है वो फाइनेंस देते हैं कंपनी को। अरे ये तो कमाल की बात है, दो तीन चीजें आप पढ़ो तो तीन चार, ये ना ऊपर के 4 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, आप खुद पढ़ के बताओ तो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 बार बता चुका हूं। संस्कृता आपको भी आएगा ऊपर से लेके नीचे तक, ये वाले पॉइंट पढ़ के मुझे समझाओ, मुझे नहीं आता, आप पढ़ाओ। हम्म। हाँ, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, शेयर होल्डर का पॉइंट संश्रिता ने एकदम सही बताया। डायरेक्टर वाला आप बताओ। वेरी गुड संश्रिता, आपने इतना आगे आके भी इतना कोप अप कर लिया, इससे बड़ी बात है। स्वाति, डायरेक्टर्स का क्या है? हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट आप बताओ। बहुत सही बोला मानस, एकदम सही बोला। तीसरा पॉइंट आप बताओ। हाँ स्वाति, फरीन और मोहित आप थोड़ा टाइप करो तो। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कि आपको सामने वाले इन्वेस्टर से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट लेना है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही सही ऑडिट करके बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत सही है। फोर्थ वाला पॉइंट बता दो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, फ्रॉड कर सकते हैं डायरेक्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, मुझे अब अच्छा लगा, मतलब आपको क्लासेस से फायदा हो रहा है। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये सारे पॉइंटर्स बहुत सिंपल है, स्वाति, मोहित, फरीन, सब ध्यान से सुनना कि ऑडिटर मतलब ऑडिट करने की नीड क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, दूर खड़े शेयर होल्डर जो बोल रहे हैं कि प्लीज ऑडिट ठीक से कर देना। तो देखो, शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही तो समझेंगे ना कि एंटिटी के अंदर क्या चल रहा है। तो इसीलिए ऑडिटर को बिठाते हैं। ऑडिटर को बोलते हैं कि भाई हमको तो इतना टाइम नहीं है कि हम देख सके, जाओ ऑडिटर तुम जाकर के ऑडिट करो और हमको सही सही इंफॉर्मेशन दो। फिर सेकेंड वाला डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेज करेंगे शेयर होल्डर के बिहाफ पे। तो भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, शेयर होल्डर की वेल्थ अचीव करने के लिए डायरेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही सही बने और उनका सही सही ऑडिट हो। तीसरा, डायरेक्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए डायरेक्टर कैन मिसलीड द रिपोर्ट, सो दे हैव अपॉइंटेड अ सेपरेट एंटिटी। बहुत बढ़िया स्वाति, वेरी गुड, बहुत सही बताया कि डायरेक्टर मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का इंसेंटिव होगा ना। हो सकता है कि डायरेक्ट अभी अपनी कंपनी में एक स्कीम चल रही हो। स्कीम क्या है कि अगर डायरेक्टर्स ने मिल करके अपने प्रॉफिट को मान लो 5 करोड़ से बढ़ा दिया, तो डायरेक्टर को मान लो बोनस वगैरह मिलेगा, तो वो बोनस के चक्कर में गलत गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट को जानबूझ करके इन्फ्लेट कर सकते हैं ताकि हमको बोनस मिल जाए। बहुत बढ़िया स्वाति। तो ये कारणों की वजह से कि फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक से ट्रू पिक्चर देखने के लिए हमको ऑडिट करवाना क्या है, जरूरी है। और किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, बहुत बढ़िया मोहित, बढ़िया बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ रहा है। क्या आया, क्या समझ में? अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख दोगे 4-5 पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब आगे, in most developed countries, publicly quoted companies and large companies are required by law to produce annual financial statement जिसको ऑडिट किया गया। इसका क्या मतलब भाई? इनका इतना ही मतलब है कि पता है, सुनो, एक है ना कंपनी होती है डेवलप्ड कंट्रीज, तो ठीक है, यहाँ पर है ना एक कंपनी होती है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनीज। अब ये लिस्टेड कंपनीज कौन होती है? लिस्टेड कंपनीज मतलब वो जिनके शेयर आप स्टॉक मार्केट से बेच खरीद सकते हो, लिस्टेड कंपनीज। तो भाई लिस्टेड कंपनीज जो होती है ना, इनको कंपलसरीली अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। कुछ एंटिटीज को तो क्या है ना कि अपने अपने लॉ के हिसाब से किसी को करवाना पड़ता है, किसी को नहीं करवाना पड़ता है। लेकिन इन शॉर्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे लिस्टेड कंपनीज, क्योंकि इनके तो शेयर, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके लोग जो है वो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये वाले लोगों को तो 100% ऑडिट करवाना ही पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट जो बिग कंपनीज होती हैं, जो बिग कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स वगैरह होते हैं ना, उन कॉरपोरेट्स को तो क्या करना पड़ता है, अपने ऑडिट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराना ही कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि सारे लोगों की नजरें इन पे होती हैं, इनको करोड़ों रुपए की फंडिंग चाहिए, कहां से लेकर के आएंगे? तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा? ऑडिट करवा के लेके आओ। आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में वो बोलते हैं ना, पिछले क्वार्टर में हमारी इतनी सेल थी, इस क्वार्टर में ऐसा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये प्लान है। कैसे? ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, वो ऑडिटर की रिपोर्ट देख करके हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो भाई हमने हर जगह काम कर रखा है। बैंक में ऐसा होता है कि जब हम कॉन्करेंट ऑडिट करते थे, उनके सीए की सिग्नेचर आ गई ना बैलेंस शीट पे, तो बैंक जो है वो बिना देखे 10-20 करोड़ का लोन ऐसे ही दे देता था। या हमने, क्योंकि हमने खुद ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, तो जब हमारे सर की सिग्नेचर, अभी मैं सिग्नेचर, अभी सीओपी लूंगा तो मैं भी सिग्नेचर कर पाऊंगा, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सिग्नेचर की ताकत इतनी है कि अगर एक्चुअली जब सीए करते हैं ना, तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। मैंने अभी सीओपी नहीं लिया एक्चुअली, तो अगर मुझे अभी से, नहीं नहीं, ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप हो गई, सीए की बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकलशिप हो गई, तो आर्टिकलशिप के बाद फाइनल क्लियर किया, तो फाइनल क्लियर करने के बाद पहले मेंबरशिप मिलती है, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को अप्लाई करना पड़ता है सीओपी को। तो वो मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा 1 महीने में आ जाती है वो तो अप्लाई करने के। ठीक है, तो फिर जब आपके पास सीओपी होता है ना, तो ही आप साइनिंग के लिए लाइबल होते हो। आपके पास फिर एक पूरा एक एमआरएन नंबर वगैरह सब कुछ आता है जिससे आप साइन कर सकते हो सीओपी नंबर। तो ऐसे ही एसीसीए के पास भी होता है। एसीसीए जब आपने ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लेता है, जैसे ऐसा होता है, आप जब एसीसीए बनोगे ना, जैसे आपने सारा प्रोफेशनल लेवल क्लियर कर दिया, तो आपको बोलेंगे एसीसीए एफिलिएट बोलेंगे। आपको क्या बोलेंगे? एसीसीए एफिलिएट। अरे क्या लिख रहा हूं मैं, एफिलिएट बोलेंगे। अब ये जो एफिलिएट होगा ना, मतलब आपको अभी साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिली है, आपको 3 साल किसी कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा सैलरी बेसिस पे।
मतलब जो आपका पैकेज है वही लगेगा, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी 3 साल तक नहीं मिलेगी। 3 साल जब आप पूरा काम कर लोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलती है। क्योंकि वो यार ऑब्वियस सी बात है, पहले आपके ट्रेनिंग पीरियड तो कंप्लीट कराएंगे ना, तो वो ट्रेनिंग पीरियड इटसेल्फ जॉब ही होती है। मतलब वही पैकेज लगेगा जो एक सीए का लगता है, बस आपको एफिलिएट बोल दिया जाएगा। फिर वहां पर, और यहाँ पर कमाल की बात एक और है जो आपको पता नहीं होगी। जैसे क्या होता है, आपने अगर पहले कहीं काम कर रखा है ना, जैसे आपने किसी सीए फर्म में, आपने अगर किसी सीए फर्म में 1 साल काम कर रखा है ना, तो आप उसका वैलिड प्रूफ दे दो। ये 1 साल जो है आपके 3 साल से माइनस भी हो जाएंगे। मतलब अगर आपने प्रूफ दे दिया ना, कहीं भी काम कर रखा है, तो फिर आपको 2 साल ही वो एक्सपीरियंस लेना है। मतलब एसीसी एग्जाम के बाद आप 2 साल ही क्या करो, मतलब आप एज एन एफिलिएट काम करो, 2 साल के बाद ही आपको सीओ वो मिल जाएगा। कहीं भी इंडियन सीए में, किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में, कहीं भी अगर आपने काम कर रखा है, इवन कहीं पे आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है ना, वहां का भी अगर आप वैलिड प्रूफ दोगे, वो लोग मान लेंगे। हम्म। हाँ। 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 तो देख लो अगर वैलिड प्रूफ है तो। नहीं नहीं, होता है, होता है, होता है। मैं आपको बता दूंगा ना, ऐसा होता है और आप कर भी सकते हो। ठीक है। तो ये सब मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, बाकी इसमें चर्चा अलग से करेंगे। अभी मैं आपको इतना कितना बता रहा था दोस्तों, बस इतना ही बता रहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, पब्लिकली कोटेड जो कंपनीज है जिन पे सबकी नजरें होती है ना, जॉब रोल, जैसे जॉब रोल देखो ऐसा कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो तो भी चल जाएगा, या फिर आप ऑडिटिंग वाले डिपार्टमेंट में हो वहां पे तो भी चल जाएगा, आपने टैक्स ऑडिट भी कर रखा है, या आपने फाइनेंस का काम भी कर रखा है ना, सब वैलिड होता है एसीसीए में। ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो आप उसको कोड भी कर सकते हो। ये आया क्या समझ में कि एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत थी। और एंड में मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनीज जिनको स्टेचुटरी ऑडिट कराने की ऐसा जरूरत नहीं है ना, उनको भी एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो क्या होते हैं, कुल मिला के इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर होते हैं, जिनको ऑडिट से बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब पता क्या है, सुनो। इसका मतलब है, ऊपर वाला समझ में आ गया, बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट कराना पड़ता है। लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है, सुनो। लास्ट वाली लाइन का मतलब यह है कि जैसे अगर मान लो मेरी एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, अब वो ए प्राइवेट लिमिटेड को ऐसे तो ऑडिट कराने की जरूरत मान लो नहीं है, लेकिन उसको फिर भी ऑडिट कराना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ऑडिट कराएगी ना, तो लोगों का पता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग क्या बोलेंगे कि अरे वाह यार, इस कंपनी ने ऑडिट करा रखा है। इस कंपनी को अगर मान लो बैंक के पास जाएगी ये कंपनी, और बैंक के पास जाके बोलेगी कि देखो मेरे ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो बैंक बिना कुछ बोले इसको लोन वगैरह दे देगा। अगर ये किसी इन्वेस्टर के पास जाएगी, छोटी कंपनी है, ये बोल करके जाएगी कि देखो सर, मैं मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर के आई हूँ, मुझे प्लीज आप क्या करो, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो हंसते हंसते उसकी कंपनी में क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो इसीलिए मैंने आपको जो ऑडिट की डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या बताया था कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब वो एंटिटी भले ही प्रॉफिट कमाती हो चाहे ना कमाती हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, वो भले ही छोटी सी पान की दुकान ही क्यों ना हो, उसका भी ऑडिट हो सकता है। भले वो बड़ी कंपनी हो, उसका भी ऑडिट हो सकता है। और उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता, उसके लीगल फॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट तो सबका भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ऑडिट कराओगे तो इतनी सारी बेनिफिट मिलेंगे, और एक आध बेनिफिट उसको ट्रू पिक्चर पता चल जाएगी, ट्रू एंड फेयर व्यू पता लग जाएगा अपने अपने बिजनेस का, कि वो कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, उसको आगे फ्यूचर डिसीजन लेने में फायदा हो जाएगा ना, वो फ्यूचर डिसीजन वगैरह ले सकता है। और इन सारे कारणों की वजह से जिसको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, वो भी क्या कराता है दोस्तों, ऑडिट कराता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अभी तक का पूरा क्लियर है क्या? संश्रिता, आपको कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लास सही में बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि क्योंकि वो 1 महीने बाद आई, उसको फिर भी आ रहा है, पक्का आ रहा है, ऐसा ना मैंने दिल रखने के लिए बोल रहे हो आप? मानस आ रहा है? हाँ, स्वाति, मोहित और फरीन, एक छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट, फिर अपन अपने टेस्ट का आगाज करते हैं अभी। बोलना। ब्रो अभी दे दे यार प्लीज, ऐसे क्या कर रहा है?
तो ये संश्रिता अकेले बैठ कर टेस्ट देगी क्या फिर? आपको भी अगर घर से देना हो तो आप दे सकते हो, अगर यहाँ से देना हो। एक आप एक काम करो, मेरी बात सुनो। जितने लोग भी, जैसे आप लोग तो आ नहीं पाओगे, आप लोगों को अगर यहाँ बैठ के टेस्ट नहीं भी देना है तो आप घर से दे दो, लेकिन ईमानदारी से देना ब्रो। और अगर आपको यहाँ बैठ के देना, आप यहाँ पे बैठ के दो। और अगर घर पे जाना है घर पे दे दो। बस आप ना, आप दोनों व्हाट आपको मतलब मुझे पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे यहीं पे लिख करके यहीं पे दे देना, तो मैं चेक कर दूंगा। और बाकी आप लोग जो है पीडीएफ बना के दे देना। बस टेस्ट अभी होने वाला है। फरीन को क्लियर है, स्वाति मोहित सबको क्लियर है। तो मैं अभी लेक्चर बंद कर रहा हूँ। आपके ग्रुप पे अभी मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ। सुनो मेरी बात, आपको करना कैसे है, मेरी बात सुनो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि जो आपके एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज है वो, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको एक सही टिक करना है। तो 10 मार्क के वो एमसीक्यू हैं, सुनो। और केस बेस्ड क्वेश्चन है 3। केस बेस्ड मतलब कि मैंने एक छोटा सा केस बनाया हुआ है और उसमें मैंने ऐसे बताया कि ऑल्टर को क्या करना चाहिए। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके 3, 4 4 नंबर के, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन से टोटल 12 नंबर के। और फिर मैंने 2 आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं मैंने 4 मार्क के 2 यानी कि 8 नंबर के। तो टोटल मिला करके आपके ये 30 नंबर का टेस्ट तैयार हो गया है। अब आपको लिखना कैसे है, अभी आ जाओ। यहीं बैठ के दे दोगे संश्रिता आप, कि आपकी जैसी मर्जी? वो एक्चुअली ना इसको अर्जेंटली जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग घर पे जाके ही दे दें टेस्ट, है ना। पेपर आप दे दो इनको, पेपर आप दे दो। आप घर पे जा करके बस मुझे आ करके, बस चीटिंग मत करना। बस घर में बड़े बड़े बच्चे हो, चीटिंग कोई नहीं करेगा, बढ़िया। हाँ, क्योंकि चीटिंग मतलब उसमें अपना ही फायदा है ना, अगर आप नहीं करोगे तो। हाँ संचिता, क्या बोल रहे थे आप? हम्म, पैटर्न में बताता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पैटर्न कैसे है वही बता रहा हूँ। देखो पैटर्न कैसा है दोस्तों, सारे लोग ध्यान से सुनो। जो डायरेक्ट थेरी है ना, जो आपका डायरेक्ट थेरी है, उस डायरेक्ट थेरी को आपको पता है क्या करना है? 3 4 लाइन का पैराग्राफ बनाना है। मेन मेन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे अपन नॉर्मली 12th तक आंसर लिखते थे ना, बस दूर दूर लिखना है, ऐसा फैला फैला के अच्छा आंसर लिखना प्रेजेंटेबल मैनर में। जो आपका केस बेस्ड है ना, उसमें पहले आप ना टॉपिक को समझा देना कि एज पर आईएसए या एज पर नॉर्मल बेसिक्स टॉपिक क्या है। उस टॉपिक को आप 3 4 लाइन में समझा देना। फिर ऐसे लिखना, इन द गिवन केस, वैसे ही बिल्कुल इन द गिवन केस करके, और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन लिख देना। इन शॉर्ट बस आपको क्या करना है, बांट बांट के एकदम सुंदर सा, मतलब राइटिंग वैसी में सुंदर सा, मतलब प्रेजेंटेबल आंसर लिखना है। और जो आपका ABCD है ना, ऐसे लिखना, 1 का A, सेकंड का B, ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाना। बाकी तो आप समझदार हो, सारे बड़े बड़े बच्चे हो, ठीक है। मैं आपको ग्रुप पे अभी भेज रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे ज्यादा मत लेना। व्हाट्सएप पे भेज देना, आप लोग कल मुझे वापस दे देना, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट। व्हाट आप दोनों को व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, आप दोनों घर से लिख करके आना, मुझे यही दे देना हार्ड कॉपी। 1 मिनट। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना टेस्ट। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना, कोई अपन इसमें। हाँ, कर ले ब्रो, कर ले, क्योंकि फिर वो तेरा वो फायदा हो जाएगा उसमें। 1 मिनट, मैंने टेस्ट दे दिया, आ गया ना ग्रुप पे? चलो, ऑल द बेस्ट। कर ले, सब चलता है। बस उसमें यह है कि उनको क्या करना कि तू बोलना कि मेरे को हर महीने अपने फर्म के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पैसा, जो भी 4 5 हजार जो भी स्टाइपेंड दे, फिर तुमको क्या दे देना बात, ऐसा करना। क्योंकि वैलिड प्रूफ कहाँ से लेके आओगे काम की? वो तो साइड की तो करवा देंगे, सिग्नेचर तो ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं कि क्या काम किया, तो पैसे कुछ तो पैसे मिले होंगे ना। तो वो इंटर्नशिप के 4 5 हजार रुपए जो भी तुम्हारे तय हो ना, वो ले ले। क्या ऑन रिकॉर्ड ऐसी बात है, और उसके बाद में उसको वो ले लेना।